महाराष्ट्र टीवी 24 के आज के खास मुलाकात में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। यूँ तो हर तारीख या हर दिन का अपना एक इतिहास होता है, महत्व होता है। आज 10 जनवरी है और आज का दिन खास तौर पर हिंदी भाषा प्रेमियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज का दिन, आज भारत में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस का विकास और उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर प्रचारित और प्रसारित करने के लिए विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलनों की शुरुआत की गई थी। इस विषय को जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ दो ऐसे गेस्ट जुड़े हुए हैं जो हमें हिंदी भाषा का महत्व हमें समझाएंगे। इसके अलावा हमें भारत में, देश में हिंदी का पहला अखबार कब शुरू हुआ और हिंदी के पहले लेखक कौन थे, हिंदी की पहला जो पत्रिका थी वो किसने लिखा था, इसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ हमें आज वो देने वाले हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनका परिचय ये देना चाहूँगी कि हमारे साथ अभी जो जुड़े हुए हैं वो है डॉक्टर शशिकांत शर्मा, जिन्हें 2010 में तब के राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभाताई पाटिल के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जिनकी हिंदी पर 22 किताबें प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रेमलता तिवारी जी, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनको मुख्यमंत्री के हाथों 2010 में आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा इन्हें और भी पुरस्कार मिले हैं। मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं नागपुर से डॉक्टर शशिकांत शर्मा, जो कि हिंदी विभागाध्यक्ष सिंध हिंदी विद्या समिति द्वारा संचालित, वहाँ से मैं जो सेवानिवृत्त हुआ और हिंदी सेवा के लिए मैंने 36 वर्ष यूँ गुजारे हैं। मैं हिंदी की सेवा कर रहा हूँ या हिंदी मेरी सेवा कर रही है, ये कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सच बात तो यह है कि मैंने हिंदी की खाई है और जब तक आखिरी सांस है तब तक मैं हिंदी की सेवा में लगा रहूँगा। धन्यवाद सर। अभी मैं डॉक्टर प्रेमलता तिवारी जी से ये पूछना चाहूँगी कि मैम अपने बारे में बताइए कि आपको आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है मुख्यमंत्री के हाथों, तो हमें और भी जानकारी दीजिए। जी, मैं भोला हाई स्कूल में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका रह चुकी हूँ और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मुझसे जितना बन पड़ता है मैं पूरा अथक प्रयास करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी क्षेत्र में, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ के विद्यार्थी हिंदी को समझ ले, उसको पी ले, उसको अपने आत्मा में समाहित कर ले, उसके लिए मेरा कार्य निरंतर प्रयासरत रहती हूँ। इसीलिए मैंने अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसकी मैं अध्यक्षा हूँ। और उसके माध्यम से मैं अभी जो नई बच्चियाँ हैं जो जिनका अंग्रेजी पर बहुत प्रभुत्व है, ऐसे अनेक मैं प्रतियोगिता रखती हूँ, जिससे हिंदी में भी उनका बहुत प्रभुत्व हो रहा है और हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। और मैं इसके लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। और नागपुर के बाहर इस कार्य के लिए मुझे बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिससे मेरा हौसला अफजाई होता है और कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद जी। जैसे कि देश में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए, विश्व हिंदी दिवस, पहली बात तो ये कि हिंदी दिवस मनाना भी मुझे कुछ जो अटपटा सा लगता है। मैं हमेशा हिंदी दिवस को हिंदी संकल्प दिवस के रूप में मानता हूँ। सन 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शुभ हस्ते हुआ था और तब से लेकर अब तक विश्व के कई देशों में, खासकर यूके, यूएसए, त्रिनिदाद, मॉरिशस, ऐसे भारत, कई जगह पर विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। निश्चित ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आज मैं कुछ आप लोगों के सामने कहने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं और इसी बात को चिन्हित करने के लिए सन 2006 10 जनवरी सन 2006 को पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ये विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसमें वैश्विक भाषा के रूप में प्रचारित करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया। तब से लेकर अब तक यह विश्व हिंदी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के मनाया जा रहा है। सर, मुझे बताइए कि हिंदी भाषा आजकल सब बोलते हैं, देशवासी हिंदी भाषा बोलते हैं, साथ में और भी अन्य भाषाएं बोली जाती है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। हिंदी एक्चुअली देखा जाए तो
अंग्रेजी और मंदारिका दो ही भाषाएं थी। इनके बाद हिंदी दुनिया को व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा माना गया। भाषाई विविधता के रूप में अंग्रेजी और मंदारिन और स्पेनिश के बाद अगर कोई भाषा है देश में तो वो चौथी, विश्व में तो वो चौथी हिंदी भाषा है। इसलिए हिंदी को सबसे ज़्यादा महत्व हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में दिया गया। और जैसा कि सभी जानते हैं कि हिंदी वैदिक भाषा, आर्य भाषा, संस्कृत भाषा से उनकी कोख से जन्मी हुई है, यानी देववाणी भाषा है, उसके कोख से जन्म लेने वाली हिंदी भाषा है। बस यही चीज़ तब से लेकर अब तक पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने किया है। मैं भी अपनी एक आहुति इसी यज्ञ में देता रहा हूँ। जी सर, जैसे हिंदी जो है वो चौथी भाषा है बोले जाने वाली, तो किस वर्ष देश में इसको राजभाषा का दर्जा मिला? ये सही बात तो ये है कि मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि उस समय 14 सितंबर एक श्री राजेंद्र सिम्हा जी हुआ, उनके नेतृत्व में अपने देश के कई हिंदी प्रेमियों ने, हिंदी के साहित्यानुरागियों ने मिलकर के एक सम्मिलित प्रयास किया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। संविधान में वो बात, जैसा मैं बताना चाहूँगा आपको, कि ये जब बात सामने आई तो उसका विरोध काफ़ी हुआ, लेकिन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री थे, संविधान लागू होने से पूर्व उन्होंने इस बात को कहा था कि जिस दिन सभी केंद्र शासित राज्य और समूचे राज्य इस बात को एक मतेन स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगी, लेकिन हिंदी राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। और तभी संविधान के अनुच्छेद में हिंदी को 14 वर्ष के लिए हिंदी का राजभाषा, सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता मिली थी। और तभी से 14 सितंबर 1949 से हिंदी को राजभाषा पद पर कार्य करने की अनुमति मिली और तब से ये दिन मनाया। 1954 तो बहुत बाद में बात दी, तो घटना बहुत बाद की है, उसको विधिवत कानूनी जामा पहनाने की बात है, तब जाकर के इसको मान्यता मिली। शुरुआत इसकी, जो मैंने बताया, राजेंद्र जी जो थे, राजेंद्र सिम्हा जी, उनके जन्मदिन के अवसर पर, उनका जन्मदिन 14 सितंबर को रहता है, उसके आधार पर उनको मान्यता देने के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए ये 14 सितंबर दिन चुना गया। तब से लेकर अब तक हम हिंदी दिवस अपने देश में मनाते चले आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि 14 सितंबर को भी हिंदी दिवस मनाते हैं, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, तो इस दोनों में क्या अंतर है? हाँ, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसको ऐसा हम मान सकते हैं कि देखो, हिंदी दिवस अपने देश में सभी को मालूम है और सभी जानते हैं, मनाते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा 119, अब तो 128 संख्या हो गई है, देशों में बोली जाने वाली भाषा है और ये रोजी रोटी से जुड़ी व्यवसाय की भाषा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो जब विश्व स्तर पर अधिकांश, क्योंकि भारतीय लोग पूरे विश्व में छाए हुए हैं, ये निश्चित है, तो उनकी कामकाजी भाषा जो व्यवसाय की भाषा वो हिंदी है, लिहाजा वो हिंदी को अपनी भाषा मानते हैं और उसका अपना व्यवसाय भी करते हैं। लिहाजा उसे चिन्हित करने के लिए, जैसा मैंने बताया, 1975 में अन्य भाषाओं से, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, ये बात जो है ना लोगों के दिमाग में घर कर गई। हिंदी जब देखा कि हिंदी की वैश्विक स्तर पर एक पहचान होनी चाहिए, तब 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन में इसका सूत्रपात हुआ था और 10 जनवरी 2006 को हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको विधिवत विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया, घोषणा की। तब से लेकर आज तक दोनों ही दिन 14 सितंबर और 10 जनवरी अपने अपने
उद्देश्य को लेकर मनाते चले आ रहे हैं। सरकारी कामकाज देखा जाए तो पूरा सितंबर महीना हिंदी पखवाड़ा या हिंदी मास के रूप में मनाया जाता है और जनवरी में केवल शाब्दिक, मैं एक शब्द यहाँ पर यूज करूँगा, शाब्दिक महत्व देने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। शाब्दिक, इस बात को आप ध्यान रखें, शब्दों की महत्ता देने के लिए। जैसे ये बात तो हो गई कि आमतौर पर हम लोग हिंदी भाषा तो बोलते ही है, लेकिन हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया था? देखिए, हिंदी लिखना और हिंदी बोलना, इन सब के पीछे उस समय जो हिंदी विद्वान थे और हिंदी के हिमायती थे, हिंदी की सेवाधारी लोग थे, उन साहित्यानुरागी थे, उन सब ने कहा हिंदी को साहित्यिक भाषा नहीं, कामकाज की व्यावहारिक भाषा होनी चाहिए। हमारे सामने दो समस्याएं थीं। हिंदी की कई सैकड़ों बोलियां अपने हिंदुस्तान में बोली जाती थीं। अब इन सभी को एक मंच पर लाना और एक रूपता लाना बहुत आवश्यक था, नहीं तो देश में हिंदी का विकास और हिंदी का काम होना बहुत मुश्किल था। इसलिए ये सोचा गया कि हिंदी में एक रूपता स्थापित करने के लिए पूरे देश में कहना चाहिए एक ऐसी बोली होनी चाहिए जिसे सभी को मान्य करना आवश्यक हो जाए, और वो एक बोली थी खड़ी बोली। आपको जानकर यह बड़ा आश्चर्य होगा, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नागपुर एक ऐसा नगर महानगर है जो समूचे विश्व में सबसे ज्यादा शुद्ध और सही खड़ी बोली बोले जाने वाला शहर है। दूसरा, लिपि के रूप में एक रूपता स्थापित हो, इसलिए हिंदी मानक वर्तनी के अनुसार एक रूपता स्थापित करने के लिए उस समय देवनागरी लिपि, जो कि संस्कृत भाषा से काफी मिलती जुलती थी और विश्व की, केवल देश की ही नहीं, समूचे विश्व की कई ऐसी भाषाएं हैं जो कि संस्कृत की देवनागरी लिपि से मेल जोल खाती थी, इसीलिए हिंदी को लिखी जाने वाली देवनागरी लिपि के रूप में स्वीकार किया गया। तब से लेकर ये एक रूपता स्थापित की गई है और चली आ रही है, और अभी इसमें कोई कहीं पर दो मत नहीं है। जब कहीं कोई विदेशी भाषा के या हिंदी के अन्य भाषाओं के अलावा, हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के शब्दों को समाहित किया जाता है तो बाकायदा उन हिंदी शब्दों को शब्दकोश में समाहित किया जाता है। बहुत सारे बटन शब्द है, बटन अंग्रेजी का शब्द है, हमारी संस्कृति में बटन नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमने उसको हिंदी में यथावत स्वीकार किया। ट्रेन है, रेल है, सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, इन शब्दों को हमने हिंदी में समाहित किया। अभी कोई ये जरूरी नहीं है कि हम लौ पथगामिनी बोले, लौ पथगामिनी दिक्सूचक पट्टिका ऐसा बोले, कुछ नहीं। हिंदी को सरल और व्यावहारिक बनाने के लिए खड़ी बोली और लिखने के लिए देवनागरी लिपि को हम मान्यता देते हैं, और आज उसको केवल भारत में ही नहीं समूचे विश्व में सराहा जा रहा है, स्वीकारा जा रहा है। और कई विश्व के ऐसे देश हैं जहां से यहाँ अपने भारत में हिंदी पढ़ने के लिए लोग बदस्तूर आ रहे हैं। मेरा पहला सवाल अभी मैम से रहेगा कि आमतौर पर हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, अंग्रेज़ी का हो या अलग भाषा का हो। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि देश में पहले हिंदी पत्रिका जो है, समाचार पत्र है, वो किसने लिखा था और वो कौन सा था? देश का जो सबसे पहला समाचार पत्र था वो उदंत मार्तंड था, और इसकी ये 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया था, और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल जी। वो मूलतः कानपुर के रहने वाले थे, पर वो कलकत्ता में आ गए थे, और कलकत्ता में आने के बाद इन्होंने ये अखबार को प्रकाशित किया। लेकिन उस समय बंगला, फारसी और अंग्रेजी इस अखबार को बहुत तवज्जो दी जाती थी और आगे बढ़ाया जाता था, और डाकघर में पोस्ट करने के लिए भी सारी सुविधाएं थी, लेकिन इसको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। लेकिन कहते हैं पराधीन सपने हूँ सुख नाही, इसीलिए जुगल किशोर शुक्ल जी ने हिंदी में ये अखबार निकाला और लोगों के जन जन तक, तन मन तक ये अखबार पहुंचा। लेकिन इसको बहुत सुविधा कम मिलने के कारण ये अत्यंत दुख की बात थी कि 1.5 वर्ष के बाद दिसंबर में ये अखबार 27 में बंद हो गया, 28 में। तो ये
पत्र निकला था और 30 मई को ये अखबार निकला, इसलिए आज भी भारत में 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और पत्रकार की क्या मतलब हम कह सकते हैं कितनी वैल्यू है, कितनी हम पत्रकारिता को मानते हैं या उनकी कितनी मुख्य भूमिका है आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए हिंदी का जो अखबार था, ये जो उदंत मार्तंड, ये हमारे लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। जैसे संयुक्त राष्ट्र में देश के कौन से विदेश मंत्री ने पहली बार वहाँ पे हिंदी में संबोधन किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो हमारे जितने भी यानी अधिकतर जो प्रधानमंत्री बने वो हिंदी भाषी ज़्यादा रहे और हिंदी भाषी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। और संयुक्त राष्ट्र में जब उन्होंने हिंदी का भाषण दिया, उनके अभिभाषण से सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो ये हिंदी भाषा आज विदेशों में इतनी छाई हुई है, इसके लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, वो भी जहाँ जाते हैं वो अपने हिंदी भाषा में लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं। और आज विदेशी लोग, जितने विदेशी लोग हैं, हम आज मैं कह सकती हूँ कि भारत में अंग्रेजी का बोलबाला है, लेकिन जितने विदेशी लोग हैं वो हिंदी सीखने के लिए आतुर है, व्याकुल है। और जब भी विदेश में हमारे हिंदी भाषी रहते हैं और जब अपने आत्मीयता की भाषा हिंदी भाषा में बात करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तो उनका मन आत्मा से प्रफुल्लित हो जाता है। और जो हम कोई चीज़ दवाई खाकर भी स्वस्थ नहीं रह सकते, पर ये हिंदी भाषा के कारण वो इतने खुश रहते हैं, इतने प्रसन्न रहते हैं कि वो एकदम गदगद हो जाते हैं। तो हमारी भाषा में वो ताकत है, वो दम है हमारी भाषा में, और हिंदी भाषा जो है आज पूरे विश्व में छाई है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी, उनका हिंदी के प्रति लगाव कुछ अधिक था और उस समय विदेश मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बहुत लोगों ने कहा और दबाव डाला कि संयुक्त राष्ट्र में अभी तक किसी ने हिंदी में भाषण नहीं दिया है, आप जाएंगे, पता नहीं लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अटल जी तो अटल जी थे, अपने दृढ़ विश्वास के साथ, बिल्कुल अपनी विचारधारा के साथ अडिग रहे, अटल रहे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जो हिंदी में भाषण दिया है वो अविस्मरणीय है। निश्चित रूप से मुझे एक बात यहाँ पर और आते हैं स्वामी विवेकानंद जी की, कि उन्होंने हिंदी को इतना मान सम्मान दिया था और अपना संबोधन भाइयों और बहनों से शुरू किया था। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी को इस बात के लिए सराहते हैं, उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं कि हिंदी के लिए, हिंदी का कार्य करने वालों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और उस परंपरा का निर्वाह आज भी हो रहा है। इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ आज के इस दिन पर। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र में जाके हिंदी में भाषण दिया था, संबोधन दिया था, तो देश में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था? बिहार में सबसे पहले हिंदी को स्वीकार किया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, ये सब जितने भी हिंदी भाषी राज्य थे, इन्होंने हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया है। और एक भाषा के रूप में हिंदी सिर्फ भारत की पहचान नहीं है, बल्कि जीवन मूल्यों को, आदर्शों को, संस्कारों को सच्ची संवाहक और संप्रेषण के रूप में जो है, संप्रेषण का एक हिंदी बहुत बड़ा परिचायक भी है। और सहज, सुलभ और सुगम भाषा होने के कारण इसको दुनिया भर में सब बहुत ही सरलता से इसको लोग सीख लेते हैं। और विश्व में तीसरी भाषा जो है ये सर्वाधिक रूप में ये बोली जाती है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के कारण ही आज भारतवर्ष की राजभाषा होने के साथ साथ हिंदी 3 संघ शासित क्षेत्रों की प्रमुख राजभाषा भी बन गई है हमारी हिंदी भाषा। और राजभाषा जो है वो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक राजभाषा का विभाग ही बना दिया है, जिसमें जो हिंदी में आम जनता, हिंदी के विद्वान से लेकर आम जनता भी हिंदी के बारे में यदि कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको पुरस्कार दिया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। तो आज भी हिंदी के प्रति हमारे बच्चे, युवा वर्ग और बुजुर्ग भी हिंदी के प्रति इतने आकर्षित है, क्योंकि राजभाषा ने हिंदी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है हिंदी के लिए। और एक लीला ऐप भी आई है, लीला ऐप भी बना है। लीला ऐप के माध्यम से राजभाषा विभाग ने बनाया है। लीला ऐप के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार, कंप्यूटर में हिंदी लेखन इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि आज हम कितना भी कहें कि अंग्रेजी हमारे ऊपर हावी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी भाषा जो है वो बहुत आगे चल रही है। और मैं
अपने व्यक्तिगत तौर में आपको बताती हूँ कि मेरी शिक्षा जो थी वो हिंदी माध्यम से हुई है। मेरा स्कूल भी हिंदी माध्यम था, पर मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल पा रही तो इसलिए मेरे सम्मान में कहीं कमी आई है। मुझे रोज़ी रोटी और पूरे नागपुर से लेकर महाराष्ट्र में जो इतना सम्मान मिला है उसके लिए मैं हिंदी की शुक्रगुजार हूँ कि हिंदी ने मुझे इतना आगे बढ़ाया है। तो हिंदी में वो दम है कि हिंदी के माध्यम से हम बहुत आगे जा सकते हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि आपको जैसे मुख्यमंत्री के हाथों आपको आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिला है, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जो स्वर होते हैं ना, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ ऐ अम आ, तो ये स्वर है ना। हाँ, 11 ये स्वर है, तो स्वतंत्र रूप से ये बोले जाते हैं और व्यंजन जो है वो संयुक्त रूप से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी का स्वतंत्र रूप से जैसे हिंदी के स्वर है, वैसे ही इसके साथ साथ हिंदी में यदि स्वतंत्र रूप से हम कार्य करें और हिंदी को आगे बढ़ाएं तो आज ऑस्ट्रेलिया भी ले लीजिए कि नागपुर की कई महिलाएं ऑस्ट्रेलिया से हिंदी का काम कर रही है। हमारी आदरणीय पूर्णिमा पाटिल मैडम है जिनका बहुत नाम है ऑस्ट्रेलिया से, वो अखबार में सहयोग कर रही है। तो हिंदी में आज सचमुच में हिंदी की बराबरी करना बहुत मुश्किल है। रोजगार की भाषा, व्यापार की भाषा या बच्चों की शिक्षा के लिए बच्चों को अच्छा रोजगार मिले, इसलिए मजबूर होकर माता पिता कॉन्वेंट में भले अपने बच्चों को शिक्षित करें, लेकिन हिंदी माध्यम से पढ़ने के बाद जो ज्ञान और जो ज्ञानवर्धक बातें और जो नॉलेज हमको होता है वो सब हिंदी माध्यम के से बहुत विस्तृत हो जाता है। और अंग्रेजी एक साइड बाय साइड पढ़ने की भाषा है कि भाई उनको रोजगार अच्छा मिले, वो व्यापार अच्छा कर सके और दुनिया में उतर सके। लेकिन जब आत्मा की बात होती है, जब मन की बात होती है, प्रसन्नता की बात होती है, आंखों में चमक की बात होती है, तो वह हिंदी ही हमें हमेशा साथ देती है। मैं हिंदी जैसे हिंदी के प्रति प्रेम जो है वो दिखता ही है, लेकिन क्या वर्तमान स्थिति में हिंदी भाषा को उतनी तवज्जो दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? नहीं, वर्तमान में भी हिंदी को उतनी तवज्जो दी जा रही है। अगर अभी मैं आपको बताती हूँ कि अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन किया था वो मराठी भाषी थे, लेकिन उनका आंदोलन हिंदी में होने के कारण पूरा भारत देश में उनका आंदोलन सफल हुआ। उसके बाद हम सदी के महानायक अपना अमिताभ बच्चन जी को देखिए, जो कौन बनेगा करोड़पति जो धारावाहिक आता है पूरे विदेशों में भी देखा जाता है और उनके समय का लोग इंतज़ार करते हैं, वो हिंदी में है। मतलब इससे हम समझ सकते हैं उनकी टीआरपी इतनी ज़्यादा है कि हम समझ सकते हैं कि हिंदी को कितना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। उसके बाद हम इंडियन आइडल जो गाने होते हैं, जो संगीत आते हैं, वो सारे जो हिंदी के संगीत है उसमें सभी प्रदेशों के लोग, चाहे मराठी हो, बांग्ला हो, उड़िया हो, तेलुगु हो, तमिल हो, सारी भाषाओं की बच्चियाँ बच्चे उसमें हिंदी में गीत गाते हैं। तो ये जो हम देखते हैं तो हिंदी को आज भी तवज्जो है, बहुत तवज्जो है। मैं आपको पुनः बताती हूँ कि हिंदी के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। हिंदी ऐसी भाषा है, चाहे मराठी कोई भी भाषा का व्यक्ति हो, जब हम रेल में मिलते हैं तो हिंदी में ही हमारी बात होती है। हम कहीं भी मिलते हैं तो सबसे सुगम और सहज भाषा, हमें पता है हम किसी भी भाषा के हो, हमारी मातृभाषा कोई भी हो, पर हमें ये बात सभी को पता है कि हम जब आगे वाले से हिंदी में बात करेंगे तो हमारी बात अच्छे से रखी जा सकती है और आगे वाले की बात हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो हिंदी आज भी छाई हुई है। ये लोगों में भ्रम है कि अंग्रेजी बहुत फैली हुई है। अंग्रेजी ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ, व्यापार की भाषा है, व्यवसाय की भाषा है, लेकिन हिंदी आज भी है। पत्रकारिता के माध्यम से मैं तो आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आज भी हिंदी जो अखबार है, मतलब देश में जो अखबार है, हिंदी के अखबार सर्वाधिक बिकते हैं। सामान्य जनता, एक आम आदमी, एकदम गरीब से गरीब लो, कम पढ़ा लिखा लो और एक उच्च शिक्षित लो, सारे लोग सबसे पहले जब हिंदी और अंग्रेजी के अखबार, घर में सभी भाषाओं के अखबार आते हैं तो सबसे पहले हम लोग हिंदी अखबार ही उठाते हैं। तो ये हिंदी की जैसे कि आपने भी अंग्रेजी भाषा का उल्लेख किया ही है, तो क्या अभी वर्तमान स्थिति में अंग्रेजी भाषा जो है वो हिंदी भाषा पे हावी हो रही है? क्या लगता है आपको? हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा व्यवधान के लिए क्षमा चाहूँगा। हिंदी को कोई दया भाव से स्वीकार कर रहा है या अंग्रेजी को आधिकारिक रूप से मान रहा है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं रहता, कभी भी नहीं रहा। हिंदी का ज्ञान, हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सभी की मजबूरी है, विवशता है। अभी जैसे बताया था, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, सिनेमा क्षेत्र का दिया था। उनकी ये मजबूरी है क्योंकि रोजी रोटी उनकी उसी से चलती है। राजनेताओं की ले लीजिए आप, चाहे वो देश के किसी भी कोने का हो, बिना हिंदी के उसका काम चलना नहीं। एक उदाहरण देना चाहूंगा, मैं नाम लिए बिना, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, कुछ दिन के लिए ही थे,
जब उन्होंने देखा कि बिना हिंदी के काम नहीं चल रहा तो उन्होंने अपने घर में एक ट्यूटर रखा था और पर्दे के पीछे उस ट्यूटर से हिंदी सीखा करते थे। और जब हटे तब उन्होंने एक बात कह दी पदच्युत होने के बाद कि मैं अब की बार जब आऊँगा तो हिंदी अच्छे से सीख कर पढ़कर लिखने का अभ्यास करके आऊँगा। इसको मैं क्या मानूं? ये तो एक सीधी सीधी व्यवस्था है ना। बिना हिंदी के उनका काम चलने वाला नहीं। आज हिंदी रोजगार की जो भाषा है वो यूं ही नहीं है, उसने अंग्रेजी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा है तो यूं ही नहीं, क्योंकि आज हमारे देश में हिंदी के माध्यम से रोजगार की भाषा बनाने में जितना भी योगदान हिंदी का रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, आप मीडिया ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लीजिए, प्रिंटेड मीडिया ले लीजिए, दोनों ही ले लीजिए, दोनों ही में हिंदी का वर्चस्व आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए। कितने लोग ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता कि 8 से 9%, कुछ समय पहले का ये आंकड़ा बता रहा हूं, जो अंग्रेजी जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। अध कचरा ज्ञान लेकर के वो जो है ना अपनी अंग्रेजियत हिंदी वालों पर, हिंदी के प्रेमियों पर वो थोपना चाहते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि बिना हिंदी के उनका काम नहीं चलने वाला तो फिर वो हिंदी को सीखते हैं। आज आप देखिए सिनेमा उद्योग में देख लीजिए, वो अपने लैपटॉप पर सारी स्क्रिप्ट इंग्लिश की रोमन लिपि में लिखते हैं, लेकिन लिखते तो हिंदी हैं। जब हिंदी का खाते हो तो हिंदी का बजाते क्यों नहीं? ये मेरा सबसे बड़ा एक सवाल। एक मुद्दा और मेरा यहाँ पर है, आज हिंदी में कितने ऐसे चैनल्स हैं रेडियो के और टीवी के जिनमें हिंदी के द्वारा लोगों को रोजगार मिला है। संपादन ले लीजिए, लेखन ले लीजिए, उसमें जो है ना अभिनय ले लीजिए, उसमें अपने उद्घोषक ले लीजिए, जाने कितने लोग हैं जिनको हिंदी के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। विज्ञापन ने तो दुनिया में तहलका मचाया है, तो हिंदी तो रोजगार उन्मुख है ना। हिंदी पर अंग्रेजी कभी हावी होगी ये मैं तो मानने को कभी तैयार नहीं हूं। और आज के दिन यही मैं बात कहना चाहूंगा कि हिंदी हमारे राष्ट्र की जो भाषा बनने के लिए लालायित है वो तभी होगी जब सभी एकमत हों। और एकमत होने के लिए इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदी हमारे दैनिक व्यवहार की, दैनिक जीवन की, व्यवसाय की, रोजगार की प्रमुख भाषा है। अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है, मैं इसके लिए कहीं पर भी दो मत नहीं हूं, ना ही मुझे कोई शंका है। लेकिन हिंदी के ज्ञान के बिना कोई भी अपना जीवन कार्य, दैनिक कार्य पूर्ण कर पाएगा, कम से कम इस देश में तो नहीं। ये मेरा पक्का निश्चय है। ये तो शंका है। आपका क्या राय है? हाँ, मेरा भी यही राय है कि अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है। हम हिंदी के कारण किसी भाषा का अपमान नहीं करेंगे। सभी भाषाएं अपने अपने जगह बहुत सम्माननीय है और अंग्रेजी के बिना तो आप मतलब काम करना बाहर, अभी आप आजकल के आधुनिक युग में अंग्रेजी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी राजभाषा है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसके बिना जीवित ही रहना मुश्किल है। क्योंकि जैसे विज्ञापन ही लीजिए आप, जैसे टीवी में जितने भी विज्ञापन आते हैं अंग्रेजी में आते हैं, तो भले अंग्रेजी जानने वाला हो वो उतना आकृष्ट नहीं होता उस पर। लेकिन हिंदी के जो विज्ञापन आते हैं, बच्चे, बुजुर्ग और जो युवा वर्ग है, ये सब हिंदी के विज्ञापन के कारण ही इतना आज लोग पैसा कमा रहे हैं, आर्थिक अर्थार्जन कर रहे हैं। तो हिंदी का जो है ना, हिंदी की कमी कभी मतलब वो हम सोच ही नहीं सकते कि हिंदी भाषा कभी अंग्रेजी हिंदी पे हावी होगी। हिंदी का अपना एक अलग, जैसे माँ है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे कितने भी उच्च दर्जे की भाषा आ जाए या अपने कोई भी रिश्ते आ जाए, लेकिन माँ ही होती है। वैसे भारतवर्ष में हिंदी भाषा जो है वो एक माँ का दर्जा है उसे, और बाकी भाषाओं का भी हमें सम्मान करना है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हिंदी जो है वो आज भी कम नहीं आंक सकते, और आज हिंदी का वैसा ही बोलबाला हर जगह है। ये तो मेरा भी मत है। जैसे आपने बताया कि आधुनिक युग में जैसे अंग्रेज़ी भाषा का भी चलन है, तो आधुनिक युग में अगर हिंदी को बचाए रखना है, युवा वर्ग को, बुजुर्ग तो बोलती है, लेकिन खास करके युवा वर्ग को अगर हिंदी बचाए रखना है तो आप क्या सलाह देना चाहोगे? हाँ, जैसे हमको हिंदी को बचाए रखना है तो जैसे हमारी मातृभाषा
हिंदी है, तो घर में कम से कम आप स्कूल में बात करिए, ऑफिस में, कार्यालय में बात करिए, लेकिन घर में मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप हिंदी का प्रयोग कीजिए। जितनी भी वस्तु हैं, बच्चों को इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हम जैसे मैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ, तो जैसे राखी है, सावन का महीना है, दीपावली है, तो हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे, नवरात्रि आती है तो भजन गाते हैं, तो लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सावन के महीने में सावन के गीत गाते हैं, झूले में झूलते हुए, तो उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं। तो जो नई पीढ़ी है, ये अनायास ही खेलते कूदते हंसते गाते हिंदी को ग्रहण कर रही है। तो ये हमारी जो भारत की संस्कृति है, ये विश्व में एक महान संस्कृति है, और भारत की संस्कृति को चलाते हुए और चलती है, हम जितनी भी संस्थाएं हैं या जितने भी लोग हैं, तो ये सब भारत की संस्कृति को जीवित रखते हुए मतलब अनायास ही बच्चों के हृदय में हिंदी भाषा बराबर उतर ही रही है। मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोलना चाहूँगा। मेरा मन बिल्कुल यानी ऐसा चाह रहा है कि बोलूं, हालांकि मैं इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा संकोची स्वभाव से बोल रहा हूं, लेकिन बोलूँगा ज़रूर, क्योंकि बात आ गई है। हिंदी की अस्मिता की बात जब आती है, हिंदी को बचाने के लिए, हिंदी किसी के मिटाने से मिटने वाली नहीं। एक बात, प्रयास निरंतर जारी हैं, हिंदी को हटाया जाए। शासन की नीति, प्रारंभ में ही त्रिभाषा फार्मूला एक आया था, त्रिभाषा सूत्र आया था, जिसमें था एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा, एक राष्ट्रभाषा और एक मातृभाषा। ये जो त्रिभाषा सूत्र जो आया था, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट मत था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा स्पेनिश, फ्रेंच वगैरह नहीं हो सकती, अंग्रेजी अधिक समुदाय द्वारा बोली जाने वाली है, इसलिए अंग्रेजी को मान्यता दे दी जाए। राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश समुदाय द्वारा, भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वो अपनी हिंदी है, लिहाजा उसको भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। और इसके साथ ही तीसरी भाषा बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा, जैसा कि गांधी जी ने भी कहा था, पुरजोर इसका समर्थन किया था कि भाषा मातृभाषा ही हो, जिसके अंतर्गत बच्चे का बचपन बीते और प्राथमिक शिक्षा का हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लॉर्ड मैकालो आज खुश होंगे इस बात को देख करके कि इस देश में एक अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया गया, और दूसरा अपनी क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा आप कह सकते हैं, हिंदी को पाठ्यक्रम से निरंतर गायब करने का एक उपक्रम चलता रहा है। हम थोड़े स्वार्थी भी हैं। स्वार्थी है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्कोरिंग करे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मानता हूं कि अन्य भाषाओं में बच्चे को मार्क्स अधिक मिल जाते हैं अपेक्षाकृत हिंदी के। अब उनमें अगर अंक अच्छे मिल जाते हैं और हम हिंदी की जगह पर उस भाषा को लेते हैं, तो मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं राष्ट्र के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को अलग कर रहे हैं, एक देशद्रोह जैसी बू आने लगती है। अब देखिए, आप बड़ी चतुराई के साथ उसमें किया गया कि 3 भाषाएं आप ले सकते हैं। एक भाषा अंग्रेजी कंपलसरी हो गई, दूसरी भाषा महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए, मराठी कंपलसरी हो गई। तीसरी भाषा कौन सी? निश्चित रूप से हिंदी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं ले रहे। वो क्या करते हैं, हिंदी की जगह संस्कृत लेंगे, हिंदी की जगह गुजराती लेंगे, हिंदी की जगह पर तमिल, तेलुगु, मलयालम ऐसी भाषा लेंगे, लेकिन हिंदी की जगह लेंगे। क्यों भाई, हिंदी की जगह पर क्यों आप ले रहे हैं? या फिर और एक उसमें वो तक कर दिया कि आधा आप वो भाषा ले लीजिए, आधा हिंदी ले लीजिए। क्या ये बच्चों के प्रति हिंदी में कहीं ना कहीं अस्वाभाविक रूप से ही सही, हिंदी के प्रति कहीं ना कहीं उनके मन में एक निराशाजनक भाव निश्चित पैदा करेगी, वैराग्य पैदा करेगी, और हिंदी इन बच्चों से दूर होती जाएगी। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, आगे समाज में जाता है, और जब हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार देखता है, अखबार देखता है, न्यूज़ चैनल्स देखता है, विविध कार्यक्रम देखता है, चित्रपट का यानी सिनेमा का देखता है, तब वो देखता है कि बिना हिंदी के काम नहीं चलना। तब वो जाकर के हिंदी के क्षेत्र में अपने को, तब तक थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन निश्चित रूप से वो हिंदी में आगे। आज मैं कई ऐसे अपने विद्यार्थी बता सकता हूं जो कई समाचार पत्रों में लीड कर रहे हैं, हिंदी का बहुत
अच्छा खासा संपादन का कार्य कर रहे हैं, रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं। मैं दूर क्यों जाऊं, मेरे दो साथी तो ऐसे, एक मनीष अवस्थी नागपुर से हिंदी से निकले हैं, मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, एक अच्छे विश्लेषक, एक अच्छे हिंदी के जानकार, पत्रकारिता क्षेत्र से भारत से निकले। एक और मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर कि क्या नाम है उनका, दीपक चौरसिया जी, हमारे नागपुर के हैं, शान हैं, नवभारत से उन्होंने भी बहुत कुछ काम किया है हिंदी के लिए। मैं नवभारत का नाम इसलिए नहीं ले रहा, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने हिंदी के लिए बहुत कुछ काम किया। लोकमत से, लोकमत समाचार से निकलने वाले एस.एन. विनोद साहब, उनका नाम अविस्मरणीय है, कौन भुला सकता है, जिन्होंने कि हिंदी के लिए कहाँ कहाँ तक काम किया है, आज भी वो है। कब हिंदी की व्यापकता को देखते हुए उन्होंने ये चित्र चुना। हिंदी में ग्लैमर है, कोई कहे कि नहीं है, मैं नहीं मानता, हिंदी में ग्लैमर है। आप जाइए मास कम्युनिकेशन में हिंदी का जो है ना कितना डंका है, आप आगे बढ़ते जाइए, जितनी आप में दम है, जितनी आप में योग्यता है, जितनी आप में क्षमता है, बढ़ते जाइए। हिंदी आपके साथ है, आपको सर्वोच्च सम्मान दिलाने के लिए, सर्वोच्च स्थान पर आपको प्रतिष्ठापित करने के लिए हमेशा आपके साथ है, आपके लिए वो शिक्षा के क्षेत्र में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हिंदी के प्रचार प्रसार की जब आपने बात कही, तो एक शिक्षक होने के नाते और मुझे एक प्रधान अध्यापिका का पद मिला था, तो हिंदी के माध्यम से जिस प्रकार मिट्टी गीली होती है ना, तो गीली मिट्टी जब पक्की हो जाती है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो इन छोटे छोटे बच्चों पे हिंदी का प्रचार प्रसार करने का दायित्व आज शिक्षकों के कंधे पे है। हम इतनी सारी प्रतियोगिताएं, इतनी अच्छी प्रतियोगिताएं और इतनी मनोरंजनात्मक प्रतियोगिताएं ले सकते हैं कि बच्चे उसमें बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और हिंदी के प्रति उनका रुझान बढ़ता है। ऐसी मैंने कई प्रतियोगिताएं, भजन प्रतियोगिता हो गई और देशभक्ति गीत, आज़ादी के समय जब हमारा देश आज़ाद होने का था तब भी देशभक्ति गीत गाए जाते थे कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। तो इस प्रकार के जो गीत थे सैनिकों को आत्मबल प्रदान करता था और ये हिंदी में ही शक्ति थी कि ये गीत के माध्यम से सैनिकों ने देश को आज़ाद कराया। और हिंदी के माध्यम से शिक्षकों के ऊपर आज बहुत बड़ा दायित्व है कि हिंदी की प्रतियोगिताएं आयोजित करें, बच्चों को पुरस्कृत करें और उसमें आत्मविश्वास निर्माण करें। क्योंकि मेरे खुद के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़े, लेकिन हिंदी की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी उसमें भी वो अव्वल दर्जे पे रहते थे और मैंने हिंदी को वैसे ही बच्चों के अंदर आत्मसात करवाया है। तो एक माँ और एक शिक्षक हिंदी के प्रचार प्रसार को बहुत बखूबी निभा सकते हैं। इसमें एक कड़ी में एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, हिंदी के प्रचार प्रसार में अनेक संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, नागपुर के अंदर भी बहुत हैं। हाँ। लेकिन शिक्षकों का एक मंच है, हिंदी शिक्षकों, वो है हिंदी अध्यापक मंडल। मैं 1986 से लेकर अब तक अनवरत उसके साथ कार्य कर रहा हूँ और नागपुर का संस्थापक अध्यक्ष हूँ, मैं आज भी हूँ। और मैडम डॉक्टर प्रेमलता तिवारी जी, वो हमारे सह सचिव हैं और बहुत काम किया है। हम बाकायदा शिक्षा विभाग से परिपत्र निकालते हैं, पूरे महाराष्ट्र में हिंदी दिवस के साथ साथ हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, जिसमें छात्रों को और शिक्षकों को विविध प्रतियोगिताओं हेतु प्रोत्साहित करते हैं और उनमें विजयी छात्रों और शिक्षकों को हम पुरस्कृत भी करते हैं। और एक चीज़ बताऊं कि हिंदी के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 शिक्षकों का सम्मान प्रतिवर्ष नागपुर जिला हिंदी अध्यापक मंडल करता है, जिसके अंतर्गत एक शहर से हिंदी शिक्षक, एक हिंदी शिक्षिका और एक ग्रामीण क्षेत्र से नागपुर के अंदर ऐसे 3 लोगों का प्रतिवर्ष हम सम्मान करते हैं। और बच्चों में भी इन प्रतियोगिताओं के अलावा 10वीं और 12वीं में हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को हम पुरस्कृत करते हैं। इससे होता यह है कि बच्चों को हिंदी के प्रति थोड़ा अनुराग उत्पन्न होता है और वो हिंदी के प्रति भी एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि और कोई भाषा ऐसी नहीं है जो सर्वाधिक अंक लेने वाले को या प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले को सम्मानित करती हो। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अपने छात्रों और शिक्षकों का समय पर कहना चाहिए उनका सम्मान करती है, पुरस्कृत करती है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम अगर ईमानदारी से अपने क्षेत्र में ही काम करें और हिंदी की शपथ लेके कि हमें काम करना है अपने अपने क्षेत्र में, तो निश्चित ही हिंदी का प्रचार प्रसार आसानी से हो जाता है। मेरा ये कहना है कि देश की सीमा पर
सैनिक बनकर अगर हम देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम जहाँ कार्यरत हैं, जहाँ कार्य करते हैं, वहाँ अपनी आत्मा से, तन से, मन से बच्चों के साथ काम करें, तो हिंदी तो आगे है, और आगे बढ़ने से हिंदी को कभी कोई नहीं रोक सके। धन्यवाद आप दोनों का, शर्मा जी और तिवारी मैडम जी। आपने बहुत अच्छे से हिंदी दिवस का महत्व समझाया है, साथ में इतिहास के बारे में भी आपने जानकारी दी है, और बहुत सारे हिंदी विषय के पहलू आपने जोड़े हैं। और इसी तरह से विश्व हिंदी दिवस जो है वो आपके माध्यम से या अन्य किसी के माध्यम से सेलिब्रेट किया जाए, मनाया जाए भारत में। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए मैं रिंकू पांताव ने, कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ।